ये सब समानांतर ब्रह्मांड 1713 से शुरू होता है, जहां हम वूजी नाम की एक योद्धा को उसकी सेना के साथ सवारी करते हुए देखते हैं। उसी समय एक गरुड़ लियो की दक्षिणी राजधानी के ऊपर उड़ता है और सिगिन परफ्योर की भव्यता दिखाता है। लड़की सोचती है कि क्या ये लगभग 900 साल पहले का बीजिंग हो सकता है, लेकिन दृश्य वर्तमान समय में जैम्प यूनिवर्सिटी में कट हो जाता है, जहां हमारा नायक पीछे से दिखाई देता है। खुशी से भरा हुआ डिंग एक ट्रॉफी पकड़े हुए शियाओ नाम की लड़की को बुलाता है ताकि वो उसे अपनी उपलब्धि दिखा सके। वो उसे याद दिलाता है कि अगर वो चैंपियनशिप जीतेगा तो वो उसके साथ बाहर जाएगी, और अब उसने ये कारनामा कर दिखाया है। दुर्भाग्य से लड़की उसे ये कहकर ठुकरा देती है कि उसे वास्तव में बास्केटबॉल क्लब का सिमोन नाम का एक लड़का पसंद है। उसी समय एक एथलीट लड़की को गले लगाते हुए आता है और हमारे नायक का मजाक उड़ाता है कि वो छोटा है और उसकी लड़की चाहता है। वो बड़ा आदमी बताता है कि ये सब लड़के को बेवकूफ बनाने की योजना थी, क्योंकि उसे बंदर का तमाशा देखना पसंद है। नायक ये जानकर स्तब्ध और बहुत गुस्से में आ जाता है कि लड़की उसे पूरे समय धोखा देती रही। खून खौलते हुए वो ट्रॉफी को इतनी जोर से पकड़ता है कि वो कांपने लगती है। बास्केटबॉल खिलाड़ी उसे चेतावनी देता है कि पास न आए, क्योंकि उसकी कीमत लाखों में है और लड़का उसे चुका नहीं सकता। उसकी भावनाओं की परवाह किए बिना वो एथलीट एक साधारण हाथ के इशारे से उसे धक्का देकर हटा देता है। आसपास के लोग टिप्पणी करते हैं कि वो वूशी है, एक बेहतरीन छात्र, लेकिन उन्हें लगता है कि वो बहुत छोटा है। अचानक आसमान काला हो जाता है और वही मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। सुनसान सड़क पर चलते हुए नायक को एहसास होता है कि शियाओ उसके साथ पूरे समय खेल रही थी। तेज गड़गड़ाहट के साथ वो आगे देखता है और उसके चेहरे पर शुद्ध भय का भाव होता है। उसी दिशा में तेज रफ्तार से आ रहा एक ट्रक सीधे उसे टक्कर मारने वाला होता है। टक्कर के साथ सब कुछ टूट जाता है और डोंग चिल्लाता है कि वो ऐसे अंत को स्वीकार नहीं कर सकता। इसके बाद एक रहस्यमयी नीला पोर्टल दिखाई देता है और आसपास की हर चीज को अपनी ओर खींचने लगता है। पोर्टल के अंदर हमारे नायक की आत्मा एक प्राचीन युग के व्यक्ति की आत्मा से स्थान बदल लेती है। फिर एक सिस्टम नोटिस पुष्टि करता है कि शरीर की अदला-बदली हो चुकी है और लोगों की यादें बदल दी जाएंगी। होश में आने पर नायक को एक बहुत ही अनुकूल दृश्य दिखाई देता है और वो पूरी तरह भ्रमित हो जाता है। तभी प्राचीन वस्त्रों में एक सुंदर महिला उसे डांग नाम से बुलाती है। वो उसके जागने से खुश लगती है और हाथ में किसी दवा से भरा कटोरा पकड़े होती है। नरमी से वो कटोरे को बिस्तर के पास लकड़ी की मेज पर रख देती है। वो समझाती है कि उसने 3 दिनों से कुछ खाया या पिया नहीं है, इसी वजह से वो दुबला और पीला हो गया है। हालांकि वो ये भी कहती है कि वजन घटने के बाद वो थोड़ा और सुंदर लगने लगा है। उलझन में वो खुद से पूछता है कि क्या वो अब भी अस्पताल में है और क्या नर्सें अब कॉस्प्ले करने लगी है। फिर भी वो ये नोटिस किए बिना नहीं रह पाता कि ये नर्स बेहद खूबसूरत है। दोस्ताना बनने की कोशिश में वो उसका नाम पूछता है, क्योंकि उसने पिछले कुछ दिनों से उसकी देखभाल की है। युवती अपना परिचय देते हुए बताती है कि उसका नाम जिनलियन है और वो कोई साधारण नर्स नहीं है। डाइंग नाम उसके दिमाग में गूंजता है और वो पहेली के टुकड़े जोड़ने लगता है। तभी उसे समझ आता है कि वो वाटर मार्जिन की दुनिया में वूदे लांग के रूप में स्थानांतरित हो चुका है। अपने प्राचीन कपड़ों और फर्नीचर को देखकर उसे अपनी शंकाओं की पुष्टि हो जाती है। घबराकर वो छिप जाता है और उस सिस्टम को ढूंढने लगता है जो उसे इस दुनिया में लाया है। लेकिन जिनलियन उसे ढूंढ लेती है और कहती है कि दवा लेने का समय हो गया है, जिससे वो डर से भर जाता है। नायक घबरा जाता है क्योंकि अभी अभी इस दुनिया में आया है और पहले ही संदिग्ध दवा पीनी पड़ रही है। उसे टीवी सीरीज याद आती है जिसमें पत्नी अपने पति को जहर दे देती है। ये याद आते ही वो कटोरे को हवा में उछाल देता है और उसे जहरीली औरत कहता है। जोर की आवाज के साथ कटोरा फर्श पर टूट जाता है और काला तरल लकड़ी के फर्श पर फैल जाता है। ये दृश्य देखकर
युवती की आंखों में आंसू भर आते हैं और उसके चेहरे पर गहरी उदासी छा जाती है। वो बताती है कि उसने 3 दिन तक उसकी सेवा की और आभार की जगह वो उस पर भयानक आरोप लगा रहा है। नायक सोचता है और समझता है कि इतिहास के अनुसार उसकी मुलाकात अभी सिमोन चिंग से नहीं हुई है। राहत की सांस लेते हुए वो समझता है कि फिलहाल उसे इस युवती से जहर दिए जाने का खतरा नहीं है। बिना कुछ कहे जिन झाड़ू उठाती है और फर्श पर फैली गंदगी साफ करने लगती है। युवती की सुंदरता देखकर डांग इस दुविधा में पड़ जाता है कि उसे भाग जाना चाहिए या इतिहास बदलने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन वो तय करता है कि इतनी सुंदर महिला को वो किसी और को नहीं सौंपेगा और नहीं भागेगा। वो सोचता है कि सबसे अच्छा बचाव अच्छा आक्रमण होता है और दिमाग में एक योजना बनाने लगता है। कल्पना में वो फुटबॉल के मैदान में है और आसानी से एक लड़की को ड्रिबल कर रहा है। फिर वो पूरी ताकत से गेंद को किक करता है और वो हवा में आग पकड़ लेती है। जलती हुई गेंद उल्कापिंड की तरह तेज गति से अपने लक्ष्य की ओर जाती है और पांगचुमी नाम की एक और महिला को सीधे टक्कर मारती है, जिससे वो पूरी तरह लड़खड़ा जाती है। आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ नायक अपने मन में तय करता है कि वो उन सबको जीत लेगा। तभी वास्तविकता में दर्द भरी एक चीख उसे उसकी सोच से बाहर खींच लाती है और वह चौंक जाता है। फिर वो देखता है कि जिनलियन फर्श पर गिर गई है और उसके पेट में तेज दर्द के कारण तड़प रही है। चिंतित होकर लड़का उसकी मदद करता है और वो बताती है कि ये उसके मासिक धर्म के कारण होने वाले ऐंठन है। युवती महसूस करती है कि वो बदल गया है और उसी पल एक सिस्टम करेक्शन इफेक्ट सक्रिय हो जाता है। अंततः सिस्टम प्रकट होता है और खुद को ब्यूटी नर्चरिंग सिस्टम के रूप में परिचित कराता है। इसके बाद सिस्टम उसे एक मुख्य मिशन देता है, जिसे असफल होने के गंभीर परिणाम सुनकर वो स्तब्ध रह जाता है। इस मिशन को सुनकर नायक निराश हो जाता है, क्योंकि उसने अपने जीवन में कभी किसी लड़की से बाहर जाने के लिए ठीक से पूछा तक नहीं है। लेकिन सिस्टम उसे चुप रहने को कहता है और चेतावनी देता है कि अगर वो हार मानने वाला बना रहा तो उसे पूरी तरह मिटा दिया जाएगा। आंखों में आंसू लिए लड़का समझ जाता है कि अगर इस बार असफल हुआ तो उसे पुनर्जन्म का मौका भी नहीं मिलेगा। उसकी निराशा देखकर सिस्टम उसे एक शुरुआती मिशन देता है कि वो 5 मिनट में जिनलिन के दर्द को ठीक करे। सजा के बारे में सोचकर लड़का डर जाता है, क्योंकि अगर उसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर कम हुई तो वो बौना बन जाएगा। खुद को संभालते हुए वो जिनलियन से कहता है कि वो उसे ठीक कर सकता है और उसे बिस्तर पर लेटने के लिए कहता है। युवती बिस्तर पर लेट जाती है और पूछती है कि क्या वह सच में उसका दर्द खत्म कर सकता है। वो पुष्टि करता है और कहता है कि वह एक शानदार मेडिकल छात्र है और एक्यूपंक्चर उसकी विशेषता है। उसके हाथों में नीली चमक के साथ नायक उन्हें आपस में रगड़कर गर्म करता है। फिर डिंग उसके पेट की मालिश शुरू करता है और समझाता है कि इससे दर्द कम होगा। सटीक हरकतों के साथ वो युवती के शरीर के खास बिंदुओं को दबाता है और उपचारात्मक ऊर्जा छोड़ता है। उपचार के दौरान युवती शांत होने लगती है और राहत की सांस छोड़ती है, क्योंकि दर्द कम होने लगता है। हैरान होकर वो कहती है कि दर्द जा रहा है और उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके पास ऐसी कला होगी। अपने मन में जिन अपने जीवन पर विचार करती है और अपने पति के इस कोमल पक्ष से हैरान होती है। इसके साथ ही वो सोचती है कि शायद एक दिन वो उसे सच में स्वीकार कर सकेगी और बस थोड़ा और इंतजार करना होगा। लेकिन लड़का कहता है कि वो अभी खत्म नहीं हुआ है और अपनी खास तकनीक हैंड ऑफ गॉड का उपयोग करने की तैयारी करता है। फिर वो अपने हाथ फिर से उसके पेट पर रखता है और कहीं ज्यादा शक्तिशाली ऊर्जा उभर आती है। नीली रोशनी का एक बड़ा विस्फोट युवती के शरीर को ढक लेता है और तकनीक की शक्ति दिखाता है। युवती उपचार पर तीव्र प्रतिक्रिया देती है और उसके शरीर में सुखद अनुभूति भर जाती है। वो कहती है कि अब दर्द नहीं है, लेकिन जिस जगह वो छूता है वहां उसके शरीर में मीठी सिहरन दौड़ जाती है। युवती के भीतर अचानक इच्छा जागती है
लेकिन वह इसे जोर से कहने में शर्माती है क्योंकि ये उचित नहीं होगा। इस बीच सिस्टम मिशन खत्म होने में 5 मिनट से कम का टाइमर दिखाता है। दृढ़ मुस्कान के साथ नायक तय करता है कि जब समय कम है तो वो पूरी ताकत लगा देगा। जिनलियन उससे रुकने को कहती है क्योंकि वो अब इस अनुभूति को सहन नहीं कर पा रही है, लेकिन लड़का ये मानने से इनकार करता है कि उसका सारा मेडिकल ज्ञान उसे ठीक नहीं कर सकता। तभी एक शक्तिशाली ऊर्जा युवती के पूरे शरीर में दौड़ जाती है और वो शक्ति की तीव्रता से तड़प उठती है। फिर लाल ऊर्जा का एक बड़ा विस्फोट होता है जो उसके शरीर में जमा सारा तनाव बाहर निकाल देता है। गंभीर चेहरे के साथ नायक निदान करता है और उसकी स्थिति की पुष्टि करता है। विश्लेषण के बाद सिस्टम उसे बधाई देता है कि उसने एक नया कौशल सीख लिया है जो उपचार प्रभाव को 10 गुना बढ़ा देता है। संतुष्ट होकर वो अपने हाथ को देखता है और समझ जाता है कि उसने वू जू की 48 हैंड्स तकनीक में महारत हासिल कर ली है। आत्मविश्वास से भरा हुआ वो सोचता है कि सिस्टम के साथ उसे सिमोन चिंग से डरने की जरूरत नहीं है और वो अपना भाग्य बदल सकता है। बाद में बिस्तर पर लेटा हुआ नायक आराम करता है और अपने सामने तैरती सिस्टम स्क्रीन को स्क्रॉल करता है। एट्रीब्यूट पैनल खुलता है और वो देखता है कि उसे पिछले दिन जिन का इलाज करने पर 10 पॉइंट मिले हैं। लड़का सोच में पड़ जाता है कि जिन के मिशन को पूरा करने के लिए उसे अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए या करिश्मा। सोचते हुए सिस्टम स्क्रीन उससे दूर तैर जाती है और उसे उसकी शंकाओं के साथ अकेला छोड़ देती है। उसी पल उसे एक आवाज सुनाई देती है और जिज्ञासावश वो कमरे के लकड़ी के दरवाजे के छेद से झांकता है। उसकी आंखें फैल जाती है और वह दूसरी ओर का दृश्य देखकर चौंक जाता है। उसकी पुतली के प्रतिबिंब में एक रहस्यमयी आकृति तेज चमक के साथ दिखाई देती है जो उसका पूरा ध्यान खींच लेती है। दूसरी ओर वो देखता है कि जिन एक बड़े लकड़ी के टब में आरामदायक स्नान कर रही है। पानी युवती के शरीर से नीचे बह रहा है जबकि गर्म भाप उठकर नायक की दृष्टि को धुंधला कर देती है। भाप में ढकी हुई वो कंधे के ऊपर से मोहक सुंदरता के साथ पीछे देखती है। इसके साथ ही वो गर्म पानी में अंगड़ाई लेती है और नायक इस दृश्य में पूरी तरह मोहित हो जाता है। लेकिन तभी छेद से पानी की तेज धार उसकी आंख में लगती है और झटके से वो पीछे गिर जाता है। युवती के चेहरे पर शक का भाव आ जाता है और उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। बात संभालने के लिए डांग रसोई में जाता है और उसके लिए अंडे वाला फ्राइड राइस बनाने की पेशकश करता है। उसी समय सिस्टम उसे एक नया कुकिंग मिशन देता है जिसमें असफल होने पर भयानक सजा है। जीतने का निश्चय करते हुए नायक अपना हेडबैंड बांधता है और रसोई की चुनौती के लिए तैयार हो जाता है। बिना हिचकिचाए वो अपने सारे 10 पॉइंट इंटेलिजेंस में डाल देता है और उसकी कुकिंग स्किल लेवल अप हो जाती है। नए ज्ञान के साथ परफेक्ट एक फ्राइड राइस की रेसिपी उसके दिमाग में उभर आती है। लड़का कुशलता से सामग्री तैयार करता है और अंडे एक कटोरे में फोड़ता है। फिर वो अंडे के मिश्रण को गरम पैन में डालता है और उसके बाद सफेद चावल मिलाता है। फुर्तीले और सटीक मूवमेंट के साथ वो चावल को हवा में उछालता है, बिल्कुल एक सच्चे शेफ की तरह। थोड़ी ही देर में डिश तैयार हो जाती है और वो सुनहरे रंग का स्वादिष्ट फ्राइड राइस परोसता है। उसी समय जिन तैयार होकर आती है और नायक एक बार फिर उसकी सुंदरता में खो जाता है। वो उसे खास डिश देता है और वो कहती है कि फ्राइड राइस की खुशबू बहुत अच्छी है। युवती पास आती है और देखती है कि चावल सोने की तरह चमक रहा है, जिस पर वो अपनी खास तकनीक समझाता है। लेकिन लड़के के आश्चर्य के लिए युवती खाने में हिचकिचाती है और अजीब भाव के साथ नजरें फेर लेती है। चिंता में वो कहती है कि उनके पास फिजूल खर्च करने के पैसे नहीं हैं और उसे खाना चाहिए क्योंकि वो बीमार है। नायक भावुक हो जाता है और समझता है कि वो एक अच्छी औरत है, कहानी की खलनायिका नहीं। उसे बूढ़ी वोंग दादी याद आती है जो असली कहानी में जिनलियन को बुराई के लिए बहकाती है। लड़का उसके हाथ पकड़कर भरोसा दिलाता है कि भविष्य में उन्हें पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। वो उससे कहती है कि कुछ गलत न करें और नायक वादा करता है
कि वो ईमानदार काम ही करेगा। दृढ़ नजर के साथ डांग सोचता है कि पैसे कमाना सबसे मुश्किल नहीं है, बल्कि उन्हें संभाल कर रखना है। युवती उसे देखती है और महसूस करती है कि वो पहले से ज्यादा मर्दाना और बहादुर हो गया है। मुस्कुराते हुए वो उसे हौसला देती है और कहती है कि उसे उस पर भरोसा है और उनकी जिंदगी बहुत समृद्ध होगी। नायक प्यार से उसे कुर्सी पर बैठाता है ताकि वो आराम से खा सके। फिर वो चावल का एक चम्मच लेकर उसके सामने करता है और मुंह खोलने को कहता है। जिनलिन स्वाद चखती है और अंडे वाले फ्राइड राइस का स्वाद महसूस करने के लिए आंखें बंद कर लेती है। पहला कौर निगलने के बाद वो कुछ पल चुप रहती है और उस अद्भुत स्वाद को महसूस करती है। अचानक उसकी आंखें हैरानी से खुल जाती है और वो मुंह में स्वाद के विस्फोट से चकित रह जाती है। अतिशयोक्तिपूर्ण प्रतिक्रिया के साथ वो सोचती है कि ये किस तरह का दिव्य चावल है। वो बताती है कि कैसे अंडे की जर्दी घुल जाती है और चावल के दाने गर्माहट के साथ फूटते हैं। उसके मन में छोटे छोटे सुनहरे चावल के दाने खुशी से नाचते हैं। सिस्टम नोटिफिकेशन आता है और मिशन पूरा होने पर उसे बधाई देता है और इनाम देता है। युवती पीछे से उसे गले लगाती है, स्वादिष्ट खाने के लिए धन्यवाद देती है और उसकी फेवरेबिलिटी 20% बढ़ जाती है। नायक इस गले से घबरा जाता है और सोचता है कि वो ज्यादा देर खुद को रोक नहीं पाएगा। शर्माते हुए वो कहता है कि उसका शरीर गर्म और बुखार जैसा लग रहा है। चिंता में जिन पूछती है कि क्या वो फिर से बीमार हो गया है और उसके माथे पर हाथ रखती है। लड़का बात टालते हुए कहता है कि उसके गले लगाने से उसका खून और जीवन ऊर्जा उथल पुथल हो गई है। लेकिन मन ही मन वो मानता है कि उसकी सजी हुई देह देखकर प्रतिक्रिया न होना असंभव है। घबराकर जिन उसका नाम लेकर चिल्लाती है और कहती है कि उसकी नाक से बहुत खून बह रहा है। लड़का उसे शांत करता है और कहता है कि चिंता न करे, क्योंकि उसकी ये बीमारी उसी की वजह से है। वो आगे बताता है कि सिर्फ वही उसकी मदद कर सकती है और युवती पूछती है कि उसे क्या करना होगा। नायक सोचता है कि बिना अजीब लगे वो अपनी बात कैसे रखे। उसी समय जिनको याद आता है कि उसने उससे शादी इसलिए की थी ताकि किसी अमीर बूढ़े की रखैल न बनना पड़े। उसे अपने पुराने मालिक की धमकी भी याद आती है, जिसने उसे डांग से शादी करने पर मजबूर किया था। दृढ़ नजर के साथ वो अपने पति से कहती है कि चाहे जो भी हो, वो उसकी मदद करेगी। घबराया हुआ नायक ठंडा पसीना बहाने लगता है और हकलाने लगता है। आखिरकार वो हिम्मत जुटाकर कहता है कि क्या वो उसकी एक बहुत खास मसाज में मदद कर सकती है। ये सुनकर सुंदर युवती पूरी तरह शर्मा जाती है, लेकिन बीमार पति की मदद करने को तैयार हो जाती है। लड़का समझाता है कि गर्म खून वाला आदमी होने के कारण उसके पास रहने से वो थोड़ा बेचैन हो जाता है। शर्माते हुए वो मानती है कि उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया है और वो उसे इशारे से हौसला देता है। इसके बाद नायक उसका हाथ पकड़कर रसोई में ले जाता है और कुछ निर्देश देता है। वहां पहुंचकर वो एक खीरा उठाता है और कहता है कि वुआ की स्पेशल मसाज क्लास शुरू होने वाली है। पीठ उसकी ओर करके वो इलाज के लिए जरूरी हरकतें समझाने लगता है। युवती कहती है कि उसे सब समझ आ गया है और तुरंत इलाज शुरू करने के लिए उसे बेडरूम चलने को कहती है। संतुष्ट होकर नायक खीरे को हवा में उछालता है और अपनी पत्नी के पीछे पीछे दंपति के शयन कक्ष की ओर बढ़ जाता है। उसकी सजी हुई देह देखकर वो पल भर के लिए भी नजर नहीं हटा पाता। दृढ़ निश्चय के साथ वो सोचता है कि कहानी में खलनायक सिमोन चिंग के आने से पहले ही उसे अपना बना लेना होगा। पहले से बिस्तर पर बैठे नायक कहता है कि मसाज में वो उसे थोड़ा काम देगा। युवती लाल चेहरे के साथ पास आती है, जैसे किसी नई चीज के लिए तैयार हो। उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है, क्योंकि सामने का दृश्य उसे चौंका देता है। एक नाजुक हरकत के साथ वो अपनी उंगली होठों तक ले जाती है, जैसे वो किसी बिल्कुल अलग चीज का स्वाद चख रही हो। हमारा नायक उसे देखकर मुस्कुराता है और उसे जितनी जल्दी हो सके उपचार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
वो सहमति जताती है और मन ही मन सोचती है कि वह उसके आकार से मंत्रमुग्ध हो गई थी और वो सच में बहुत बड़ा था। उसी के साथ सिस्टम चेतावनी देता है कि उसकी फेवरेबिलिटी बढ़ गई है और इनाम के तौर पर उसे 10 एट्रीब्यूट पॉइंट मिलते हैं। इसके बाद युवती बिस्तर पर आ जाती है और अपने पति से पूछती है कि अगर वो कुछ गलत कर रही हो तो उसे बता दे। वो पूछती है कि क्या ये मसाज उसे ठीक कर देगी और लड़का कहता है कि फिलहाल ये केवल लक्षणों को कम करेगी, लेकिन पूरी तरह ठीक होने के लिए कहीं लंबा उपचार जरूरी होगा। उसी पल उसके हाथ पास आते हैं और खास उपचार आखिरकार शुरू हो जाता है। नायक पूरी तरह लाल हो जाता है और ऐसा भाव बनाता है जैसे वो खुद को काबू में रखने की कोशिश कर रहा हो, और सहन न कर पाने पर वो युवती को पकड़ लेता है और चिल्लाता है कि वो अब इस स्थिति को संभाल नहीं पा रहा। उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है क्योंकि उसे उससे इतनी तीव्र प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। अचानक युवती की आत्मा जैसे झटके और तीव्र अनुभूति के मिश्रण में उसके शरीर से बाहर निकल गई हो। इसके बाद वो कमरे के दूसरे कोने में जाकर खुद को संभालने लगती है। दृढ़ निश्चय के साथ नायक सोचता है कि भविष्य की जटिलताओं से बचने के लिए उसे जल्द ही मिशन पूरा करना होगा। अगली सुबह हमारा नायक बाहर निकलता है और अपने आसपास फैली सोंग राजवंश की समृद्धि देखकर चकित हो जाता है। फिर यांगू शहर का सुंदर दृश्य दिखता है जहां नहरें हैं और नावें शांति से गुजर रही हैं। लड़का सोचता है कि जिन ने पूरी रात उसे नजरअंदाज किया और इससे मिशन की प्रगति मुश्किल हो जाएगी। कुछ करने को न होने पर वो बाहर निकलकर सोचता है कि क्या वो गोकुई बेचकर पैसे कमा सकता है। वो अफसोस करता है कि उसे गोकुई बनाना नहीं आता। तभी पीछे से एक महिला उससे जोर से टकरा जाती है। टक्कर से उसका सामने का हिस्सा नायक की पीठ से जोर से टकराता है और उसका संतुलन बिगड़ जाता है। सफेद बालों वाली लड़की चौंक जाती है और उसके चेहरे पर शुद्ध हैरानी का भाव होता है। नायक पीछे मुड़कर संकोच भरी मुस्कान देता है और थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है। टक्कर के कारण दोनों का संतुलन बिगड़ जाता है और युवती सड़क के बीच उसके ऊपर गिर जाती है। उसकी हरी आंखें पास से उसे देखते हुए तेजी से चमकती है और वो नजर नहीं हटाती। लड़का शर्मा जाता है और सोचता है कि वो अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक है। वो माफी मांगते हुए बताती है कि उसकी बड़ी बहन बहुत बीमार है और उसे डॉक्टर की जरूरत है। उसे जाते हुए देखकर वो सोचता है कि कुछ ही सालों में इस राजवंश पर जर्चिंस का आक्रमण होगा। उसे अपने लोगों के साथ होने वाले अपमान की याद आती है और उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। उसी समय सिस्टम उसे उस युवती की मदद करने का नया मिशन देता है और सजा हमेशा की तरह भयानक होती है। अचानक आसमान से एक सुपर मॉडर्न मेडिकल किट गिरती है और नायक उसे बिना कुछ समझे मजबूती से पकड़ लेता है। सिस्टम समझाता है कि वो इस दुनिया में नया है, इसलिए मदद के लिए उसे ये एक बार का उपहार मिला है। किट के अंदर उसे कई हाईटेक सर्जिकल उपकरण और बेहद सटीक औजार मिलते हैं। आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ वो सोचता है कि इस किट और अपने पॉइंट्स के साथ वो चिकित्सा का उस्ताद बन सकता है। क्लिनिक में युवती डॉक्टर से अपनी बहन की मदद की गुहार लगाती है, जिसे पेट में तेज दर्द है। दृश्य को छुपकर देखते हुए डांग लक्षण सुनता है और शक करता है कि ये तीव्र और खतरनाक अपेंडिसाइटिस का मामला है। एक सहायक उसे बाहर निकाल देता है और कहता है कि बिना पैसे वो असली डॉक्टर से सलाह नहीं ले सकती। डॉक्टर जांग जुशान कहता है कि अगर उसकी बहन मर भी जाए तो भी फीस देनी होगी। अपने मन में डॉक्टर मानता है कि वो उसे ठीक नहीं कर सकता, लेकिन मुफ्त में इलाज भी नहीं करेगा। तभी एक रहस्यमयी घूंघट वाली महिला क्लिनिक में आती है और लोग अजीब गंध की शिकायत करते हैं। मुस्कुराते हुए डॉक्टर जांग उसका स्वागत करता है और कहता है कि उसका जूनियर तुरंत उस पर एक्यूपंक्चर करेगा। लेकिन तभी डांग सामने आता है और उस सफेद बालों वाली युवती की फीस देने की पेशकश करता है, जिससे वो अभी टकराया था। बिना समय गवाए वो उसका हाथ मजबूती से पकड़ता है और बिना कोई सफाई दिए
उसे वहां से खींच कर ले जाता है। नायक उससे कहता है कि उसे जल्दी अपनी बहन के पास ले चले, क्योंकि उसकी जान गंभीर खतरे में है। युवती हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है और कहती है कि उसे अपनी बीमार रिश्तेदार को बचाने के लिए असली डॉक्टर ढूंढना होगा। वो कहता है कि वही डॉक्टर है, लेकिन वो विश्वास नहीं करती और कहती है कि शहर में सबसे अच्छा डॉक्टर जांग जूशेन है। इसके बाद नायक पूछता है कि क्या उसकी बहन को मतली और उल्टी भी हो रही है। ये सुनकर लड़की पूरी तरह चौंक जाती है। वो आगे समझाता है कि पहले पेट में दर्द शुरू हुआ और उसके बाद मतली और उल्टी आई। लड़की का मुंह थोड़ा खुला रह जाता है और उसके चेहरे पर पसीने की एक बूंद दिखती है। फिर वो पुष्टि करती है कि उसने सब कुछ बिल्कुल सही बताया है। लड़का कहता है कि अगर वो उसकी बहन को नहीं बचा पाया तो वो अपनी जान स्थानीय अधिकारियों को सौंप देगा। घूंघट वाली महिला ये दृश्य देखती है और युवक के साहस से प्रभावित होती है कि वो अपनी जान की बाजी लगा रहा है। वो सोचती है कि शायद वो दुख दूर करने के लिए स्वर्ग से भेजा गया कोई दिव्य अस्तित्व हो। उसके शब्दों से आश्वस्त होकर सफेद बालों वाली युवती नायक से अपने घर चलने को कहती है। चमी के घर पहुंचने पर वे उसकी बहन को फर्श पर पड़े हुए और तेज दर्द से तड़पते हुए पाते हैं। नायक पास जाकर जांच करता है और पुष्टि करता है कि उसकी आंतों की आवाजें अभी सामान्य हैं। फिर वो पेट के एक खास बिंदु को दबाकर सूजन की जांच करता है। बीमार लड़की दर्द से कराहती है, लेकिन उसे वहां कोई अजीब गांठ महसूस नहीं होती, जिससे वो राहत महसूस करता है। अब वो अगली जांच की तैयारी करता है ताकि ये तय कर सके कि सूजन फैल चुकी है या नहीं। बीमार युवती ये देखकर डर जाती है कि लड़का थोड़ा ज्यादा निजी परीक्षण करने के लिए आगे बढ़ रहा है। काली आभा के साथ चमी गुस्से में पूछती है कि वो उसकी बहन के साथ क्या करने वाला है। वो समझाता है कि अपेंडिसाइटिस या किसी और बीमारी की पुष्टि के लिए ये जांच जरूरी है, लेकिन युवती कुछ नहीं समझती और उस पर बीमारी का बहाना बनाकर गंदी हरकत करने का आरोप लगाती है। लड़का लकड़ी की छड़ी पकड़कर चेतावनी देता है कि उसकी बहन के पास ज्यादा समय नहीं है और उसे उस पर भरोसा करना होगा। गुस्से और आंसुओं के साथ वो चिल्लाती है कि वो सिर्फ इतना भरोसा करती है कि वो सीधे नर्क जाएगा। तभी बीमार लड़की कमजोर आवाज में दर्द से भरे चेहरे के साथ अपनी बहन को पुकारती है। बड़ी मुश्किल से युवती अपनी बहन से कहती है कि वो नायक को जांच करने दे। ये सुनकर वो सदमे में लकड़ी की छड़ी नीचे गिरा देती है। फिर वो अपनी बहन के पास घुटनों के बल बैठकर उसे गले लगाती है और कहती है कि वो उसे उस दरिंदे से नहीं बचा पाई। बीमार लड़की उसे दिलासा देती है कि अगर वो उसका शरीर देख ही चुका है तो वो जो करना चाहता है कर सकता है। नायक सोचता है कि उस युग की महिलाएं अत्याचार के कारण कितनी मासूम और आज्ञाकारी थी। नीले बालों वाली लड़की को शुद्ध भय का भाव आ जाता है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि अब क्या होने वाला है। अचानक उसके शरीर से गैस निकलती है और वो और भी तेज दर्द के साथ चीख पड़ती है। ये देखकर चमी फिर से लकड़ी की छड़ी उठाकर पूरी ताकत से नायक पर हमला करने को तैयार हो जाती है और उसे मौत की धमकी देती है। लेकिन लड़का कहता है कि अगर वो अपनी बहन को बचाना चाहती है तो रास्ते से हट जाए। नायक अपमान के लिए माफी मांगता है और सबसे नाजुक जांच शुरू करने की तैयारी करता है। प्रक्रिया शुरू होते ही युवती दर्द से चिल्लाने और रोने लगती है, क्योंकि उसके शरीर में अजीब सा एहसास होता है। तभी वो सूजन के सटीक स्थान को खोज लेता है और पुष्टि करता है कि समस्या वही है। चमी सदमे और असमंजस के भाव से सब कुछ देखती रहती है। असहनीय दर्द महसूस करते हुए लड़की चीखकर निदान की पुष्टि कर देती है। गुस्से में चमी पूछती है कि उसने कमरे के बीच उसकी बहन के साथ अभी क्या किया। लड़का उसे चुप रहने को कहता है और समझाता है कि उसकी बहन एक खास ग्रंथि में संवेदनशील है। युवती फिर से छड़ी उठाती है, लेकिन इस बार हमला करने से हिचकिचाती है। वो कहता है कि वे समय पर पहुंच गए हैं और उसे तैयार होने को कहता है, क्योंकि वो सर्जरी में उसकी सहायक बनेगी। इसके बाद नायक उसे एक मास्क और एक टॉर्च देता है और समझाता है
कि उसे रोशनी दिखानी होगी। वो उसे इस्तेमाल करना सिखाने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की उस अजीब तकनीक से घबरा जाती है और टॉर्च गिरा देती है, जिससे वो काफी परेशान हो जाता है। तब वो कहता है कि ये एक अमर खजाना है और एक गलती उसकी बहन की आत्मा की कीमत बन सकती है। इसके साथ ही वो अपने 20 पॉइंट इंटेलिजेंस में डाल देता है और उसकी मेडिकल स्किल मास्टर लेवल तक पहुंच जाती है। एनेस्थीसिया के असर में आते ही वो घोषणा करता है कि अब अपेंडिक्स निकालने की सर्जरी शुरू होगी। चमकती हुई स्कैल्पेल हाथ में लिए हमारा नायक मरीज की त्वचा पर पहला चीरा लगाने की तैयारी करता है। मास्क लगाए चुमी उस जगह पर रोशनी डालती है और सामने हो रहे दृश्य से भयभीत हो जाती है। वो सोचता है कि सर्जन के रूप में ये उसका पहला मौका होने के बावजूद उसका पूरा ध्यान काम पर केंद्रित है। नायक को याद आता है कि दुनिया कोई भी हो, वो ये कभी नहीं भूलेगा कि वो एक डॉक्टर है। युवती सदमे में देखती रहती है जब उसकी बहन का अपेंडिक्स सफलतापूर्वक निकाल लिया जाता है। वो तनाव के कारण बेहोश न हो जाए, इसलिए आंखें बंद कर खुद को संभालने की कोशिश करती है। लड़का बताता है कि सर्जरी अंतिम चरण में है और कट को सिलने की तैयारी करता है। अत्यंत सटीकता और कौशल के साथ वो लड़की के पेट पर लगे चीरे को सावधानी से बंद करने लगता है। सफलता से संतुष्ट होकर सिस्टम उसे बधाई देता है और इनाम में 10 एट्रीब्यूट पॉइंट देता है। सर्जरी खत्म होने की राहत में युवती खुद को संभाल नहीं पाती और टॉर्च गिराते हुए फर्श पर बेहोश हो जाती है। हमारा नायक तुरंत उसके ऊपर झुककर उसकी जीवन चिन्ह जांचता है कि वो सांस ले रही है या नहीं। आंखें फैलाए वो घबरा जाता है और सोचता है कि कहीं युवती की वही अचानक मौत तो नहीं हो गई। बाहर खड़ी रहस्यमयी महिला सब कुछ देखती है और सोचती है कि क्या वो सच में कोई दिव्य अमर है, लेकिन फिर ये विचार त्याग कर उसकी तकनीक को एक प्राचीन ग्रंथ में वर्णित सर्जिकल कला मान लेती है। वापस दृश्य में लड़का तेजी से निदान करता है और समझ जाता है कि उसे अचानक न्यूमोथोरैक्स हुआ है। वो तय करता है कि बेहोश लड़की की जान बचाने के लिए तुरंत थोरोसेंटेसिस करना होगा। बिना हिचकिचाए वो उसके कपड़े खोलता है और उससे कहता है कि हिम्मत रखे, क्योंकि वो मर नहीं सकती। तभी घूंघट वाली महिला उसे रोककर अवसरवादी होने का आरोप लगाती है। वो चिल्लाकर कहता है कि लड़की सांस नहीं ले रही और अगर और देर हुई तो वो यही मर जाएगी। रहस्यमयी महिला फर्श पर पड़ी युवती को देखकर पुष्टि करती है कि वो सच में सांस नहीं ले रही। इसके बाद लड़का उससे जल्दी करने और मरीज के कंधे थामने में मदद करने को कहता है। वो उसकी बात मानती है और वो प्रक्रिया के लिए थोरोसिस की सुई तैयार करता है। चमक के साथ सुई लड़की की त्वचा में प्रवेश करती है और वहां से खून की एक बूंद निकलती है। अचानक युवती जोर से सांस लेती है और उसकी श्वास सफलतापूर्वक बहाल हो जाती है। स्तब्ध होकर वो महिला सोचती है कि क्या ये समय में खोई हुई पौराणिक गोल्डन नीडल तकनीक हो सकती है। आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ नायक पूछता है कि क्या वो अब भी उसे ठग समझती है। शर्म और प्रशंसा से भरी युवती झुककर दिव्य डॉक्टर से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगती है। सिस्टम उसे सूचित करता है कि उसकी फेवरेबिलिटी बढ़ गई है और झटके के कारण इनाम दोगुना हो गया है। तभी उसे याद आता है कि ये वो युन्यांग है, सिमोन छिंग की पहली पत्नी, जो शरीर की दुर्गंध से पीड़ित है। नायक सोचता है कि अगर वो उसका भरोसा जीत ले तो वो अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने की समस्या सुलझा सकता है। वो उसे उठने में मदद करता है और अभी की गई प्रक्रिया समझाता है, जिससे उसकी जान बची। घूंघट वाली महिला हैरान होती है, क्योंकि उसके पति ने भी कभी उसे इस तरह नहीं छुआ था। वो कहती है कि उसे चिकित्सा का कुछ भी ज्ञान नहीं है, लेकिन वो एक डॉक्टर के रूप में उसके कौशल की बहुत प्रशंसा करती है। लड़का उसका हाथ पकड़कर कहता है कि वो उसकी वर्षों से चली आ रही अंदरूनी बीमारी भी ठीक कर सकता है। आंखें फैलाए वो महिला सदमे में आ जाती है, क्योंकि उसने उसका सबसे बड़ा रहस्य जान लिया है। शर्मिंदा होकर वो सोचती है कि उसने गंध कैसे पहचान ली और समझ नहीं पाती कि क्या करे। नायक एक हल्की हरकत से उसका हाथ छोड़कर बातचीत जारी रखता है
और आश्वस्त करता है कि ये एक साधारण बीमारी है जिसे वो अपनी विधि से सिर्फ 3 दिनों में ठीक कर सकता है। आंखों में उम्मीद की चमक के साथ वो पूछती है कि क्या ये सच है, और वादा करती है कि अगर वो 3 दिनों में उसे ठीक कर देगा तो वो उपकार चुकाने के लिए कुछ भी करेगी। नायक पहली विधि बताता है जिसमें अंदर से इलाज के लिए एक हर्बल ड्रिंक शामिल है। फिर दूसरी विधि दिखाता है जो ठंडा पाउडर है जिसे बगल में लगाना होगा। और अंत में अपनी सर्वोच्च गोल्ड नीडल तकनीक प्रकट करता है जो बीमारी को पूरी तरह खत्म कर देगी। तकनीक लागू होते ही महिला कराह उठती है और उस दिव्य अनुभूति से चकित रह जाती है। सिस्टम सूचित करता है कि उसकी फेवरेबिलिटी बढ़ गई है और एक नया क्रिटिकल मिशन सक्रिय हो गया है। आभारी होकर वो भुगतान में उसे 100 चांदी के ताइल देती है और नायक खुशी से स्वीकार करता है। शरारती मुस्कान के साथ वो सोचता है कि वो सिम और चिंग की ही तरकीबें इस्तेमाल करके उसे हराएगा।